नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कनेक्ट एनएसयूआई का प्रोग्राम और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की नेशनल चेयरपर्सन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सुप्रिया सिनेत जी। स्वागत है आपका। आज हम शिक्षा और विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें स्कैम्स इन एग्जाम्स और अग्निपथ और कई और ऐसे मुद्दे हैं, एनटीज ऐसे मुद्दे हैं जो अभी चर्चे में है और युवाओं से जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल जो रहेगा वो शिक्षा की अगर बात हो रही है तो मेरा पहला सवाल फीस वृद्धि की होगी, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से मैम देश की यूनिवर्सिटीज में फीस वृद्धि की जा रही है, 100 से 1000% वृद्धि देखी जा रही है, फिर वो आईआईटी हो, बीएचयू हो, एमयू हो या कोई भी विश्वविद्यालय। तो इससे हमारे शिक्षा पर क्या असर पड़ने वाला है और कांग्रेस की क्या नीति रहने वाली है? मुझे सबसे पहले लगता है कि आपके माध्यम से युवाओं तक, अभिभावकों तक, स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचे कि इस सरकार की शिक्षा के बारे में असल में नीति क्या है, वो समझना जरूरी है। इस सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में लगातार शिक्षा का बजट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट घटाया है। इस सरकार ने मजबूर किया है यूनिवर्सिटीज को लोन लेकर काम चलाने के लिए, उनके एमोल्यूमेंट्स बंद किए हैं, जिसके चलते फीस में वृद्धि हो रही है। कोई भी सरकार या कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके युवा शिक्षित हो और रोजगार पाए। हमारे यहाँ दोनों चक्र टूट चुके हैं, रोजगार भी नहीं है और जो शिक्षित होकर आ रहे हैं रोजगार मार्केट में वो बेतहाशा घूम रहे हैं, वो शायद बहुत मायूस है। लेकिन अब दूसरी समस्या शिक्षा में शुरू हो रही है। शिक्षा को जिस तरह से पोलराइज किया जा रहा है, शिक्षा को जिस तरह से शिक्षा के पाठ्यक्रम में तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो अलग डिबेट है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा महंगी हो रही है एक आम व्यक्ति के लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा चिंता का डिबेट है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन हो गई, एक सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, अब आपने हायर एजुकेशन की भी फीस इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को लगता है कि वो उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नाकाम सोच, सरकार का बेइरादा और मुझे लगता है सबसे ज्यादा युवाओं के लिए जो तिरस्कार है इस सरकार में। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। मेरा अगर आप पूछिए तो किसी भी प्रधानमंत्री को सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज की चिंता होनी चाहिए, युवाओं का क्या होगा। उनका रोजगार बनना चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। दोनों चीजें नहीं हो रही आज। तो आप बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं और अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि आम आदमी की पहुंच के बाहर जब देश की शिक्षा हो जाएगी, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आम लोगों की आमदनी घटी है, आमदनी अठन्नी हो गई है और खर्चा आप रुपया करा रहे लोगों से। तो पहली चीज कोई क्या कट करता है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कट करे। इसी से मेरा दूसरा सवाल होगा कि आपने जिक्र किया आमदनी घटी है, तो आम लोगों से अगर हम छात्र छात्राओं युवाओं की बात करें तो स्कॉलरशिप भी घटी है। और जिस तरीके से स्कॉलरशिप अब लेट आ रहा है, तो एक आंकड़ा अभी एक रिपोर्ट आया कि उसमें देखा गया कि हजारों युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ लेट स्कॉलरशिप और कम स्कॉलरशिप की वजह से। तो कहां तक ये उपाय है आत्महत्या? युवाओं को क्या कहना? हायर एजुकेशन में या अदरवाइज स्कॉलरशिप का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप पढ़ लिख कर एक स्तर तक पहुंच गए और फिर आगे की एजुकेशन के लिए माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता और इसीलिए हायर एजुकेशन सब्सिडाइज रखी जाती है कि लोग आगे पढ़ सकें। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में भी वसूली करने लगिएगा और जो स्कॉलरशिप्स होती है, और मैं बड़े खेद के साथ कहती हूँ ज्यादातर स्कॉलरशिप्स जो एससीज एसटीज के लिए थी वो सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर्ड होती थी, वो लगातार घटती जा रही है। पहला चीज। दूसरा चीज, जो स्कॉलरशिप्स के अलावा चीजें होती थी, चाहे वो हॉस्टल्स हो गए एससी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अन्य तरह के प्रावधान हो गए, वो सब भी खत्म होते जा रहे हैं। तो एक आम व्यक्ति के लिए, और गांव देहात में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना है तो उनको अपने गांव देहात से निकलकर कस्बे और शहर आना पड़ेगा। वहां रहने का खर्चा, वहां पढ़ाई का ज्यादा खर्चा और स्कॉलरशिप का ना होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार जो अनुसंधान की बात एक्चुअली करती है, उनको ना रिसर्च में दिलचस्पी है, ना उनको हायर एजुकेशन में दिलचस्पी है, ना उनको ये दिलचस्पी है कि ये देश पढ़े और लिखे। मेरा अपना मानना यह है कि ज्यादा लोग पढ़ लिख लेंगे तो इसी सरकार से पलट के सवाल पूछेंगे कि पढ़ लिख लिए अब आगे क्या।
तो आगे जब सरकार को ये बोलना है कि पकौड़ा तलो, तो बेस्ट है कि पढ़ाओ ही मत। आपने जिक्र किया पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलो से मैं बात इस पे आना चाहूंगा कि बेरोजगारी निरंतर घट रही है, बढ़ रही है, देखा जा रहा है, आंकड़े आने बंद हो गए हैं, सरकार के हिसाब से अपने आप उसको मोल्ड किया जा रहा है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो एक परीक्षा का एक डेट निकाला जाता है, वैकेंसी निकाली जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं। पहले होता था फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा अभ्यर्थी जो है परीक्षा देते थे और ज्वाइनिंग होती थी। अब इस चीजों को बढ़ा दिया गया है, परीक्षा फॉर्म निकलता है, फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम अगर पेपर लीक नहीं हुआ तब एग्जाम दे देते हैं, और एग्जाम देने के बाद, मेडिकल देने के बाद भी अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। वरना अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें, 60,000 वैकेंसीज हुई, ऑनलाइन निकल गया। लेखपाल की बात करें तो पेपर आउट हो गया। तो इससे हमारा देश कितना आगे जा रहा है, मतलब विश्व गुरु बनने में कितना समय लगने वाला है अगर इस तरह की चीजें होती रही तो। मुझे लगता है विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये स्वीकारना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक समस्या है और देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। हमें यह स्वीकारना पड़ेगा कि इतनी तादाद में जो युवा हैं, अगर आप उनको रोजगार नहीं दीजिएगा तो आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना रहे हैं देश में। लेकिन क्योंकि आपने परीक्षाओं पर सवाल पूछा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो ग्रुप डी की या रेलवे में सफाई कर्मचारी की या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन की, ऐसी ऐसी जो लेखपाल, ऐसी जो जॉब्स निकलती हैं, उसमें पीएचडी एमबीए अप्लाई कर रहे हैं। वैकेंसी 13 है, अप्लाई कर रहे हैं लाखों लोग। क्योंकि दिक्कत यह हो गई है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो वो मरता क्या ना करता, अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। पढ़े लिखे लोग ऐसी जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं जहां पर स्कूल में चपरासी 8वां पास चाहिए। श्रम की बिल्कुल महत्व है, श्रम की श्रद्धा और इज्जत दोनों होनी चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक डिबेट है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपकी क्वालिफिकेशन एमबीए है और आप नौकरी वो कर रहे हैं जो 10वें पास को करनी चाहिए, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बारे में सरकार कोई चर्चा ही नहीं करना चाहती और वो दर्द दिख रहा है लोगों का। लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम कैलेंडर की बात करी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने जो भर्ती विधान रिलीज किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म भर देते हैं, आपने पहला खर्चा वहां किया, फिर आपने पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी, वो खर्चा किया। चलिए कोचिंग नहीं भी करी, आपने किताबें खरीदी, नोट्स बनवाए, वो खर्चा हुआ। फिर आप एग्जाम देने एक सेंटर पे जाते हैं, सुबह से एग्जाम होता है तो रात को पहुंचना पड़ता है, कहीं रुकने की व्यवस्था होनी पड़ती है, वहां पर खाना खाने की, तो आपने आने जाने में, वहां रहने में जो किराया खर्चा किया, ये सब करना का काम एक अभ्यर्थी ने कर लिया। उसने एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है और अब ये एक व्यवस्था बन गई है कि पेपर लीक उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो भाजपा से संबंधित है। अभी यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें भाजपा के जो एमएलए थी बिहार की, उनके भाई उसके पीछे थे। ऐसे ही बाकी जगहों पर भी हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो मामला निरस्त हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। परीक्षा निरस्त हो गई या तो मामला कोर्ट में चला गया। आपने 18 साल में परीक्षा दी थी, आप 38 के हो गए, अभी तक तो जी फैसला ही नहीं आया, अभी वो चल ही रहा है, कोर्ट तारीख पे तारीख लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों से निपटने के लिए एक जॉब्स कैलेंडर बनना चाहिए। ये हमने यूपी में भी बोला था, अपने भर्ती विधान में प्रियंका जी की लीडरशिप में। जॉब्स कैलेंडर क्या है? नोटिफिकेशन ऑफ जॉब। आपने जिस दिन नोटिफाई किया कि ये नौकरी निकल रही है, हमें इस पर एप्लीकेशन चाहिए, उससे लेकर नियुक्ति तक एक अवधि होनी चाहिए। आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो जाएगा तो सेकंड सेट ऑफ पेपर कैसे आएगा, थर्ड सेट ऑफ पेपर कैसे आएगा। अगर किसी कारणवश मान लीजिए वो मामला कोर्ट पे ही जाता है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्ट में बड़े सारे केसेस पड़े हुए हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल्स इसको तुरंत डील करें और मामले में कार्रवाई करें। मुझे ऐसा लगता है, और ये कांग्रेस की काफी जगहों पर हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में बात डाली है, हमारे 2019 के लोकसभा मैनिफेस्टो में भी था, कि परीक्षा की जो फीस आती है, अगर पेपर लीक हो रहा है या अगर किसी कारण से वो परीक्षा नहीं हो रही है, तो वो पूरी तरह से माफ होनी चाहिए। और अब जिसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसको वो फीस नहीं देनी चाहिए। ये तो लीस्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ये करना जरूरी है कि निष्पक्ष तौर से परीक्षा हो, निष्पक्ष तौर से उसका आकलन हो। परीक्षा लीक जो लोग कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट करे
और अगर किसी कारणवश ये सब नहीं हो पा रहा है तो युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने से बेटर है कि सरकार इसका तुरंत एक प्रावधान निकाले कि कैसे इस समस्या का हल किया जा सकता है, जो कि जॉब्स कैलेंडर से हो सकता है। सरकार ने एक प्रावधान निकाला है और प्रावधान के हिसाब से केंद्र सरकार ने कहा है, एक समस्या का भी हल कह सकते हैं कि अग्निपथ में भर्ती होगी, 20 से 30 हजार सैलरी दी जाएगी। 4 साल बाद जब वो एक तरह से सेना से जब निवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उनको 11-12 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनसे वो रोजगार अपना शुरू कर सकते हैं। कितना हद तक ये हल सही है आपके अनुसार? देखिए, हम और आप कोई भी बहस कर रहे हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। रिटायर्ड सैनिक बहुत सारे हैं। पीएसयूज को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो सरकारी उपक्रम है, उनको ये तत्वाधान भी है कि उनको आप ऑब्जर्व करिए। परसेंटेज कितने लोगों को नौकरी मिली है? 2% से कम को मिली है। अभी तक जितने रिटायर्ड सैनिकों को जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी सरकारी उपक्रमों में, 2% से कम को मिली है। तो ये क्या गारंटी है कि इन लोगों को नौकरी मिलेगी? पहली चीज। दूसरी जरूरी चीज ये है, आप 24 साल की उम्र में एक युवा से कह दीजिएगा भैया तुम रिटायर हो गए, अब तुम अपना निपटो जो तुम्हें करना है। पहली। दूसरी चीज। तीसरी एक जरूरी चीज ये कि अब सिर्फ ये सेना तक सीमित नहीं है, खबरों के मुताबिक तो अब ये बैंक में भी किया जाएगा। तो देश के युवाओं को नौकरी आप देंगे 4 साल के लिए, लेकिन आपकी सत्ता 4 साल से ज्यादा की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये युवाओं की आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का मखौल उड़ाने की बात है। और आप जख्म पे नमक तब रगड़ते हो जब आप कहते हो कि अरे देखिए कितनी एप्लीकेशन आ गई। 4 साल तो छोड़ दीजिए, आज हिंदुस्तान में अगर आप 4 दिन की भी नौकरी अनाउंस कर दीजिए तो लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगी। ये दिखाता है कि पिछले 8 साल में आपने अर्थव्यवस्था को किस तरह से ध्वस्त कर दिया है। लोग ना उम्मीद हैं, उनको जहां जो मिलने की ऑप्शन है वो जाके वहां करने को तैयार है। तो लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से, दिस इज बेसिकली, if you ask me, this is making absolute mockery of the youth of this country। आप 24 साल के एक यंग युवा को, जो जिसकी महत्वाकांक्षा, जिसकी आकांक्षा, जिसके अंदर दुनिया बदलने की क्षमता है, उसको बोलो भैया तुम रिटायर होकर घर पे बैठ जाओ, आगे तुम क्या करोगे हमें नहीं पता। और जिस तरह से ये स्कीम आई भी, ये बिना डिस्कशन के कोई स्कीम लाते हैं। जिस तरह से इसका ऑपोजिशन हुआ विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, जो लोग इनकी तरफ से बोलते थे उन्होंने भी अपोज किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को जनाक्रोश समझना पड़ेगा। जिन लोगों की भर्ती नियुक्ति होने वाली थी उनको अब आपने बोल दिया आपकी नहीं हो सकती, अब आप अग्निवीर बन जाओ। आप बैंकों में भी कुछ बैंकवीर बना रहे हो। ये कौन सा सरकार चलाने का तरीका है? अगर इसी से मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है। एसएससी जीडी के कुछ अभ्यर्थी हैं, लगातार हम इन पर बात करते आए, चर्चा करते आए कि जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, उन युवाओं को नागपुर से दिल्ली पैदल सफर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, रिटन क्वालिफाई किया, सब करने के बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई, 60,000 ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन 55,000 पदों पर ज्वाइनिंग हुई। और अब 4,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है अपने ज्वाइनिंग के इंतजार में जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। किस तरह का दुर्भाग्य है ये देश का? मुझे लगता है जो देश आजादी के 75 साल मना रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो वो महंगाई का म नहीं बोलते हैं और बेरोजगारी का ब नहीं बोलते हैं। उनको सैकड़ों हजारों की तादाद में पैदल चलते हुए युवा नहीं दिखते हैं। उनको गांव गरीब के किसान 700 की शहादत नहीं दिखती है। वो नारी के सम्मान की बात करते हैं और उसी दिन, उसी शाम को 11 बलात्कारी उन्हीं के गृह राज्य में रिहा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तानाशाह ने आंखें मूंदी हुई हैं, लेकिन इस देश की आंखें खुल गई। और मुझे लगता है जब देश की आंखें खुलती हैं, और मेरा अपना मानना है कि क्रांति का जो अग्रसर होता है, क्रांति जो लाता है, वो युवा होता है। और लिखने वालों ने लिखा है, दुष्मनों ने लिखा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आप अग्निवीर के टाइम पर जनाक्रोश और गुस्सा ही देख लीजिए। वही मोदी जी के इस तानाशाह प्रशासन का अंत लिखेगा। सरकार आपको इस देश की बागडोर बड़े विश्वास के साथ सौंपी थी कि आप कुछ करिएगा। आपने इस देश के हर वर्ग को दुखी कर दिया, सिवाय वो 142 बिलियनर्स के जिनको आप अमीर पे अमीर बनाए जा रहे हैं। वो हम दो और हमारे दो ही हैं जिन तक सीमित है चीजें, संसाधन। बाकी ये देश गरीब और गुर्बत होता जा रहा है। युवा बेरोजगार हैं,
स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए आगे पैसा नहीं है, घरों की आमदनी और आय गिर चुकी है। तो ये किस तरह का देश आप बना रहे हैं? और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है सरकार दो चीजें नहीं कहती, एक अच्छे दिन का नाम नहीं लेती है और एक बहुत हुई महंगाई की मार की बात नहीं करती। मोदी जी से अंत में मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को इस देश के सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहिए था। आपको बनाने 2 करोड़ रोजगार थे सालाना, तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। आपके पास एप्लीकेशन 22 करोड़ आई, आपने रोजगार मात्र 7 लाख लोगों को दिया। और रोजगार की जो बात करते हैं वो पूछे सरकार से, क्यों केंद्र में, क्यों राज्यों में, 19 राज्यों में आपका शासन है, क्यों खाली पड़े हैं पद, क्यों नहीं पदों को आप भर रहे हैं? आप युवाओं के साथ ये मखौल और मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आज देश का युवा ये पूछ रहा है। खाली पद की बात आई है तो एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि आरक्षण नीति को लेकर है। आईआईटीज की अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 22 आईआईटीज में आरक्षण नीति नहीं लागू की जा रही है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर। 27%, 22%, 28% जो आरक्षण नीति है उसमें 0.6% का जो है लागू किया जा रहा है। तो इसका क्या जो है व्यवहारिक तरीका हो सकता है लागू करने का, या फिर इसमें सरकार का रवैया? इसमें प्रोविजन है, आपको प्रोविजन है, वो आप देयर इज अ रिजर्वेशन अवेलेबल, आपको वो भरने पड़ेंगे पद। लेकिन भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा और उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, यही आपको पता चलता है। जब उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया और वो हुए, तो उन्होंने बोला कि एक दलित बने राष्ट्रपति, अच्छी बात थी, हम लोगों ने भी इसका स्वागत किया। हमने तो इस देश के पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी दलित थे, उनको बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बने, इसका हमने स्वागत किया। एससी एसटी स्टूडेंट्स के साथ आज क्या हो रहा है, एससी एसटी प्रोफेसर्स के साथ आज क्या हो रहा है? आज ब्यूरोक्रेसी में लोग बोल रहे हैं कि उनको कितनी हीन भावना से का शिकार कर लड़ना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है उसके साथ पक्षपात हो रहा है, उसकी जात को लेकर, वो एससी वर्ग से आते हैं, वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं। तो हम किस बारे में बात करें? और आरएसएस का आरक्षण को लेकर हमेशा से आरएसएस अपोज्ड रही है। मोदी गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है आरक्षण को लेकर। आप मुखौटा किसी को भी बना दीजिए, असलियत यह है कि आप दलित, शोषित, वंचित समाज के हक की बात करने में घबराते हैं, बगले झांकते हैं। तो ये थी हमारे साथ सुप्रिया सिनेत जी, जिन्होंने युवाओं और अभ्यर्थियों के मुद्दों पर बात की हमसे, और एक बड़ी अच्छी बात कही एग्जाम कैलेंडर को लेकर। तो हमें उम्मीद है जब इनकी सरकार आएगी या जब ये लोग इस स्थिति में होंगे कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, तो ये जरूर एग्जाम कैलेंडर को लागू करेंगे। ऐसे ही शोज को, ऐसे ही वीडियोस को हम लाते रहेंगे आपके बीच और उठाते रहेंगे युवाओं की आवाज। देखते रहिए स्टूडेंट कनेक्ट।